Hello dear friends, this is Satyendra Vaghel and you are watching my channel Satyendra Vaghel Education। आज हमारी यूनिट है यूनिट सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा पहला टॉपिक है बजट लाइन और प्राइस लाइन। देखिए बजट बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होती है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। ये दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बजट लाइन की हम बात करें, इट इज़ अ ग्राफ, इट्स रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इसको एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है या फिर ग्राफ के माध्यम से इसको बताया जाता है। ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब कोई भी दो तरह के सामान है, उन टू टू टाइप्स के जो भी गुड्स रहेंगे उन गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बजट लाइन के माध्यम से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी टू गुड्स होंगे एक्स और वाई, यहाँ पर इस ग्राफ में आप दे सकते हैं एक्स और वाई, यहाँ पर दो तरह के गुड्स हैं। अब यहाँ पर दो तरह का कॉम्बिनेशन बना है। फर्स्ट आपका बना हुआ 10 और 0 का कॉम्बिनेशन, मतलब कोई एक चीज की क्वांटिटी 10 है और दूसरी चीज की क्वांटिटी यहाँ पर 0 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 और 1 क्वांटिटी है, 6 और 2 क्वांटिटी है, 4 और 3 क्वांटिटी है, 2 और 4 क्वांटिटी है और ऐसे 0 और 5 क्वांटिटी है। इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी से आप कितने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। उसी कॉम्बिनेशंस को जिस ग्राफ के माध्यम से शो किया जाता है उसे हम बजट लाइन कहते हैं या फिर उसको हम प्राइस लाइन कहते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम। इसमें जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसके इक्वल रहते हैं? इनकम के इक्वल रहते हैं। मतलब जितनी भी इनकम होगी उस इनकम के इक्वल हमारे एक्सपेंडिचर रहते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है ब्लू कलर की लाइन, ये हमारी कौन सी लाइन होगी? बजट लाइन होगी। दूसरा हमारा टॉपिक आता है बजट सेट क्या होते हैं। देखिए इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये जो कॉम्बिनेशन बने हुए इनको हम सेट बोलेंगे और इन सेट को जिस लाइन के माध्यम से दर्शाया जाता है उस लाइन को हम बजट सेट बोलते हैं। बजट लाइन और बजट सेट में सिर्फ इतना सा अंतर है, सेट का मतलब कॉम्बिनेशंस को बनाना और जिन कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दर्शाया जाता है उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या फिर उस ग्राफ को हम बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन कहते हैं। सेकंड हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि व्हाई इज द बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड क्यों जाती है? बजट लाइन डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ क्यों आती है? यहाँ पर देखिए, ये जो बजट लाइन है ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से स्लोपिंग हो रही है, ऊपर से नीचे की साइड आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसके नीचे आने के क्या कारण है इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए the budget line is a downward sloping because every point situated on the budget line represents such bundle on which the entire income is spent। क्योंकि इस पे जो भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हर कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी इनकम है पूरी की पूरी इनकम हमारी खर्च हो चुकी है। इफ कंज्यूमर वांट्स टू ऑब्टेन एडिशनल यूनिट, यदि मान लीजिए कंज्यूमर कोई एक यूनिट को बढ़ाना चाहता है, सपोज करिए एक्स यूनिट को वो बढ़ाना चाह रहा है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरी यूनिट मतलब वाई गुड्स को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक गुड्स यदि बढ़ा रहा है तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी उसे कम करना पड़ेगी। तो एक गुड्स बढ़ रहा है और दूसरा गुड्स आपका कम हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए जब आपका एक गुड्स आपका बढ़ेगा तो ये इस तरीके से इस तरफ चला जाएगा, ये बढ़ने वाला संकेत हो गया। और यहाँ पर यदि कोई चीज आपकी कम हो रही है तो ये ऊपर से नीचे की साइड आ जाएगा, ये कम होने वाली चीज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स पॉइंट था हमारा, ये वाई पॉइंट है हमारा, ये वाई पॉइंट है और ये हमारा एक्स पॉइंट है। अब यदि कंज्यूमर एक्स पॉइंट को बढ़ा रहा है और वाई पॉइंट को कम कर रहा है तो आपका स्लोप कैसा हो जाएगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ तो आ रहा है ये, लेकिन डाउन हो रहा है ये। डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि वाई की क्वांटिटी हमारी कम हो रही है और राइट वर्ड हो रहा है। राइट वर्ड मतलब इस तरफ आपका आ रहा है, तो राइट वर्ड होने का मतलब ये हुआ कि इसकी क्वांटिटी, एक्स की क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। इसलिए हम बजट लाइन को क्या कहते हैं? ये डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड राइटवर्ड मतलब नीचे की तरफ आता है लेकिन राइट साइड में बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? एक चीज की क्वांटिटी हमारी कम होती है और दूसरी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? देखिए इंडिफरेंस कर्व का मतलब refers to the line which represent those combination of the two or more than two commodities। दो या दो से ज्यादा जो कमोडिटी रहेगी, दो या दो से जो सामान रहेगा उसको बताने वाला जो ग्राफ रहेगा उसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन में क्या हो रहा था? केवल दो कॉम्बिनेशन को हम बता रहे थे और इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन को हम बताते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, बजट लाइन में क्या हो रहा था अभी हमने सीखा। बजट लाइन, बजट लाइन में क्या हो रहा था कि इनकम के इक्वल हो रहा था, मतलब जितनी भी हमारी इनकम है उस इनकम के इक्वल
हम खर्च कर रहे थे पैसा। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा, या इंडिफरेंस सेट, ये जो है आपके ये सेट है, इंडिफरेंस सेट है, जैसे उसमें बजट सेट थे ऐसे यहाँ पर इंडिफरेंस सेट है। और ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाते हैं, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। तो बजट लाइन में क्या हो रहा था, इनकम के इक्वल हो रहा था। वो तो आप यहाँ पर देखें कि बजट लाइन में ये जो है ना दोनों लाइन आपकी एक वाई पॉइंट को और यहाँ पर एक्स पॉइंट को, एक्स और वाई दोनों पॉइंट को टच कर रही थी। ये लाइन एक्स और वाई दोनों पॉइंट को यहाँ पर ये टच कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि कोई भी एक क्वांटिटी जीरो हो सकती है, दूसरी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए ये एक दूसरे के पॉइंट को टच करती है। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में ऐसा नहीं होता। इंडिफरेंस कर्व में ना तो ये वाई पॉइंट को टच करेगा ना ही यहाँ पर एक्स पॉइंट को टच करेगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो है ना दोनों चीजें आपको खरीदना पड़ेगी। क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं लेकिन कोई भी चीज यहाँ पर जीरो नहीं हो सकती है। तो बजट इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाया जाता है, लेकिन इसमें दोनों गुड्स में से कोई भी एक गुड्स जीरो नहीं हो सकता। दोनों गुड्स की क्वांटिटी रहेगी चाहे भले ही वो कितनी ही क्वांटिटी रहे। अब इंडिफरेंस मैप हमारा आ जाता है। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, देखिए ये इंडिफरेंस मैप है। अभी हमने जो देखा था इंडिफरेंस कर्व, जहां पर एक प्रकार का ऐसा डायग्राम या ग्राफ जहां पर एक से ज्यादा हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, एक से ज्यादा कर्व जहां होते हैं हम उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर देखिए एक कर्व आपका ये होगा, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसा ग्राफ जहां पर एक से ज्यादा इंडिफरेंस मैप को शो किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा क्या रहेगा, देखिए MRS जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मींस द रेट एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्सटीट्यूटेड और रिप्लेस्ड विद ईच अदर। सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन का मतलब ये हुआ कि कोई चीज यदि आप यूज कर रहे हैं, यदि वो चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले में आप कोई दूसरी चीज का इस्तेमाल करने लगते हैं, उसे हम सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगी, एक वो रेट होती है जिसमें कोई भी चीज को किसी दूसरी चीज से बदला जाता है, रिप्लेस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन with each other in such way that the total satisfaction of the consumer remain unchanged। लेकिन यदि आप कोई चीज को चेंज कर रहे हैं तो उसके चेंज करने से जो सेटिस्फेक्शन जो होगी वो सेटिस्फेक्शन हमारी चेंज नहीं होती है, उस रेट को हम बोलते हैं MRS। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी Y। सपोज करिए इसको हम T मान लेते हैं और चेंज इन क्वांटिटी X इसको हम मान लेते हैं कॉफी। तो ये आपकी दो यहाँ पर गुड्स हैं, तो एक गुड्स को आप चेंज कर रहे हो और दूसरे गुड्स की जगह पर आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं MRS। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन दिया गया है, ये गुड्स X है, ये मान लेते हैं T है और ये आपकी कॉफी है। मान लीजिए गुड्स X और ये गुड्स Y कितना आपका 20 है, तो यहाँ पर तो कोई चेंजेस हमने नहीं करी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, X को हमने 2 कर लिया है और Y को हमने क्या कर लिया 15। यहाँ पर Y कितना हो गया आपका -5 कम हो गया और यहाँ पर +1 आपका ज्यादा हो गया। X गुड्स को आपने बढ़ा लिया और Y गुड्स को हमने कम कर लिया। एक गुड्स को बढ़ाया है, दूसरे गुड्स को हमने कम किया है, तो इसका रेशो क्या बनेगा, इसका रेशो बनेगा 5:1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से 3 हो गया तो यहाँ पर भी +1 हमने किया है, और यहाँ पर 15 से 11 हो गया तो यहाँ पर हमने -3 किया है, -4 किया है, तो इसका रेशो बन जाएगा 4:1। तो ये 4:1 जो है इसको हम बोलेंगे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यदि इसका क्वेश्चन आता है तो हमें याद रखना है, पहले Y की क्वांटिटी में चेंजेस को लिखेंगे, इसके बाद में X की क्वांटिटी में चेंजेस को लिखा जाएगा। X मतलब फर्स्ट गुड्स हो जाएगा, Y मतलब सेकेंड गुड्स हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि राइट द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों को ये फॉलो करता है। तो या तो अजम्पशंस आ जाए, या फिर ये अजम्पशंस का मतलब होता है धारणाएं भी बोल सकते हैं हम इसको, या तो धारणाएं होती हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं कौन कौन सी इसकी मान्यताएं हैं। तो मान्यताएं या फिर धारणाएं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, विशेषताएं आ जाए, तो इसका एक ही आंसर हमें लिखना है। तो देखिए पहली इसकी विशेषता क्या है, द कंज्यूमर हैज टू कमोडिटी। ये पहला पॉइंट रहेगा, द कंज्यूमर हैज टू कमोडिटी। यहाँ पर कंज्यूमर के पास में कितना सामान होना चाहिए, कोई भी 2 तरह का सामान होना चाहिए। एंड द प्राइस ऑफ बोथ आर गिवन कांस्टेंट, और दोनों का प्राइस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स होना चाहिए, प्राइस में चेंजेस नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा आता है द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व भी कैसा होता है आपका, ऊपर से नीचे की साइड आता है, इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड।
थर्ड पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर वैल्यू। जितना ज्यादा इस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व आ रहा था ऐसा, तो जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना बड़ा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, उसका मतलब है कि उसका सेटिस्फेक्शन भी कितना है, हायर लेवल है। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये देखिए, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा इंडिफरेंस कर्व है, ये आपके ये इंडिफरेंस कर्व है। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था, तो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करते, ये सभी इंडिफरेंस कर्व अपने आप में सेपरेट सेपरेट रहेंगे। और यहाँ पर हायर इंडिफरेंस कर्व कौन सा है आपका, ये तो ये हायर इंडिफरेंस कर्व थर्ड नंबर का जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल कंज्यूमर का ज्यादा से ज्यादा होगा। एन इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मान लीजिए आपका ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं, ये हमें याद रखना है। और देखिएगा, फिफ्थ आता है एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो चुका है हमारा कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना एक्स और वाई पॉइंट को टच नहीं करते हैं। अब आता है हमारा नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल गुड्स, और आगे हम पढ़ेंगे गिवन गुड्स भी पढ़ेंगे, इन्फीरियर गुड्स भी पढ़ेंगे। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द इनकम। देखिए नॉर्मल गुड्स मतलब सामान, साधारण तरीके का जो सामान डेली यूज में हम करते हैं उसको हम नॉर्मल गुड्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स के तरह, इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या इसकी डेफिनेशन या मीनिंग हो सकती है, उसको ध्यान से देखिए। व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द इनकम, यदि इनकम में इंक्रीजनेस होती है, मतलब इनकम इनकम यदि हमारी बढ़ती है, देयर इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ऐसा सामान जहां पर ये इनकम है, ठीक है, ये हमारी हो गई इनकम। यदि हमारी इनकम बढ़ रही है तो गुड्स की क्वांटिटी भी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड्स बोलेंगे। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि यदि इनकम की क्वांटिटी बढ़ रही है तो गुड्स की क्वांटिटी भी हमारी बढ़ेगी। डिक्लाइन द इनकम, यदि मान लीजिए इनकम हमारी कम हो रही है, इनकम यदि हमारी कम होती है तो गुड्स भी की क्वांटिटी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह के गुड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये क्वांटिटी है 10 और ये क्वांटिटी मान लीजिए कितनी हो जाती है 15, और यहाँ पर प्राइस हम मान लेते हैं, ये हमारा प्राइस है, तो यहाँ पर हम प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज। और 100 रुपीज से फिर हमारा जो प्राइस है, यहाँ पर इनकम है हमारी, ये प्राइस आपका ही होगा, ये इनकम 100 है, और 100 के बाद में अब हमारी इनकम कितनी हो गई है, 150। तो देखिए यहाँ पर यदि हमारे पास इनकम 100 रुपीज होती है तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, 10। और यदि हमारी इनकम 150 हो जाती है तो फिर हम कितनी डिमांड करेंगे, 15। तो इस तरह से ये आपका ये नॉर्मल गुड्स का ग्राफ हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में ग्राफ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यदि आप आंसर को ग्राफ के माध्यम से लिखते हैं, प्रेजेंटेशन आपका यदि अच्छा होता है, तो आपको मार्क्स पूरे पूरे मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। आपका क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी हो जाता है, बढ़िया लगता है। आगे देखिए, अभी हमने कौन सा गुड्स पढ़ा था, नॉर्मल गुड्स। अब हमारा आता है इन्फेरियर गुड्स क्या होता है। तो देखिए इन्फेरियर मतलब घटिया क्वालिटी का सामान, बेकार क्वालिटी का जो सामान होता है उसको हम इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। अच्छा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इनकम और गुड्स का रिलेशन हम वहां पर देख रहे थे। तो यहां पर भी इनकम और गुड्स का रिलेशन देखेंगे। क्या होगा, सॉरी, इंफीरियर गुड्स आर द गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। मतलब इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यदि इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी कम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, आप खुद सोचिए। यदि आपके पास पैसा बढ़ जाएगा तो आप बेकार या घटिया क्वालिटी का, या फिर ऐसी ऐसी क्वांटिटी, इस प्रकार का सामान जिसका कोई ब्रांड नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, कोई सी भी कंपनी है, क्या आप वो ऐसा खरीदना पसंद करेंगे, हम बिल्कुल नहीं खरीदना पसंद करेंगे। यदि आपके पास में पैसा बढ़िया है तो आप ब्रांडेड चीज खरीदना पसंद करेंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदना पसंद करेंगे, घटिया क्वालिटी का सामान खरीदना पसंद हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इनकम का इफेक्ट कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। यदि आपकी इनकम बढ़ती है तो गुड्स हमारा कम हो जाता है, और यदि इनकम आपकी कम होती है तो गुड्स की क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। देयर इज अ डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड्स एंड एज इनकम इंक्रीज, यदि इनकम बढ़ती है, देयर इज अ इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्या है, नेगेटिव इफेक्ट, एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, यदि हमारी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड जो है इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी। और यदि इनकम आपकी डिक्रीज होती है, इनकम यदि हमारी
कम हो जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल घी हो गया, वनस्पति घी जिसको डालडा हम बोलते हैं, ये उसका एक प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा। फूड आइटम हमारे हो गए, यदि आपके पास पैसा अच्छा है तो आप ब्रांडेड आइटम खरीदना पसंद करेंगे, और यदि पैसा नहीं है तो आप लो क्वालिटी का सामान खरीदना पसंद करेंगे। इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखिए उसका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरह से था, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी बढ़ रही थी, इस तरीके से आपकी क्वांटिटी बढ़ी थी, तो ग्राफ आपका इस प्रकार से था। कौन से गुड्स का था ये? नॉर्मल गुड्स। ये हमारा नॉर्मल गुड्स का था। अब यहाँ पर ये इंफीरियर गुड्स का कैसे होगा? देखिए ये क्वांटिटी है, अभी आपकी क्वांटिटी कितनी थी? ये वन क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर इनकम आपकी 100 थी तो क्वांटिटी आप कितनी खरीद रहे थे? 10। अब आपकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई, मतलब 100 से कितनी हो गई? 90 हो गई, तो यहाँ पर क्वांटिटी आप कितने खरीदने लगे? अब 15 खरीदने लगे, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है। तो इस तरह से इसका जो कर्व रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, इन्फीरियर गुड्स का कर्व इस तरह से रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और नॉर्मल गुड्स का कर्व अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये हुआ कि यदि एक चीज नहीं है तो उसके बदले में आप कोई दूसरी चीज का यूज कर सकते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन भी लगभग सेम मिलेगा। जैसे चाय के बदले में आप कॉफी पी सकते हैं, कॉफी के बदले में आप चाय पी सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला जाता है। टी और कॉफी इसका एग्जाम्पल है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, या फिर टी और कॉफी कौन से गुड्स का एग्जाम्पल है, हमें याद रखना है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। जैसे कार, पेट्रोल के बिना कार किसी काम की नहीं है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, सीएनजी आ गई है, तो इसके बिना कार का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो दूसरे गुड्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दीज गुड्स आर यूज टुगेदर फॉर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर वांट्स, कोई भी जरूरत को पूरा करने के लिए ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। दीज गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्पिटिटिव गुड्स, इसको हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं, जैसे कि शुगर एंड टी, चाय और शक्कर का रिलेशन। चाहे भले ही कोई विदाउट शुगर शुगर की चाय पीते हैं, लेकिन नॉर्मली यदि हम देखें तो हम मीठी ही चाय पीना पसंद करते हैं। तो टी और शुगर का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो हमारा कौन सा गुड्स रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहेगा। अब हमारा यहाँ पर अलग टॉपिक आता है डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड को हम बोलते हैं मांग। मांग क्या है? अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, जेएस मिल के अकॉर्डिंग डिमांड क्या होगी? डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ थिंग विच अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस। डिमांड का मतलब क्या होगा? जो दिए हुए प्राइस में कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार हो जाए। जो प्राइस दिया है उस प्राइस में यदि हम खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं उसको हम डिमांड बोलते हैं। एक हमारी होती है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना किसी चीज को। अब चाहते हम हैं, ये चीज हम लेना चाहते हैं, बट हमारे पास में पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, कंडीशन हमारे पास में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी वांट। और डिमांड क्या हो जाएगी? आप खरीदना भी चाहते हैं और आपके पास में पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है आपके पास अवेलेबल है, और आप उस चीज को खरीदना भी पसंद कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डिमांड। डिमांड के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके तत्व होते हैं? एलिमेंट्स को हिंदी में बोला जाता है तत्व। क्या क्या तत्व होंगे? नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। डिमांड का पहला एलिमेंट रहेगा कमोडिटी की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होना चाहिए। सेकंड, विलिंगनेस, मतलब क्या आप उस चीज को खरीदने के लिए इच्छुक हैं। थर्ड आता है आपका प्राइस, और फोर्थ आता है पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पर आप वो चीज खरीदना पसंद कर रहे हैं। सर्दियों में आइसक्रीम खरीदना कोई पसंद नहीं करता, सर्दियों में अम्ब्रेला लेना कोई पसंद नहीं करेगा, गर्मियों में स्वेटर लेना कोई पसंद नहीं करेगा। तो क्या क्या चीजें हो रही हैं आपकी? क्वांटिटी, विलिंगनेस, प्राइस एंड पीरियड ऑफ द टाइम, ये एलिमेंट्स रहेंगे डिमांड के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा इसेंशियल फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड की क्या क्या फीचर्स हैं और डिमांड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए फीचर्स आ जाए, ये फीचर्स तो दिए ही है, और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर मेरिट्स आ जाए, तो आपको लगभग एक ही आंसर लिखना है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नंबर 1, देयर शुड बी डिजायर। पहली डिमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे हमारे साथ क्या होना चाहिए? उस सामान की डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। तो यदि इच्छा के अनुसार हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसको डिमांड बोलेंगे। यदि कोई जबरदस्ती फोर्सफुली आपसे कोई चीज खरीदने के लिए कहता है तो उसको डिमांड नहीं कहा जाएगा। फिर आता है देयर शुड बी सफिशिएंट रिसोर्सेज।
और उस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज भी पर्याप्त होना चाहिए, पैसे भी पर्याप्त होना चाहिए, उसी को हम डिमांड बोलेंगे। थर्ड आता है द पर्सन शुड बी विलिंग टू स्पेंड द रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को स्पेंड करने की हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और उसको खर्च करने से हमें सेटिस्फेक्शन भी मिले, उसको डिमांड बोला जाएगा। फिर आता है द कमोडिटी, द कमोडिटी शुड बी अवेलेबल एट सर्टेन प्राइस। अब डिमांड की एक फीचर ये भी है कि जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारी कमोडिटी है, वो दिए हुए प्राइस में, दिए हुए समय पर, एक स्थान पर हमें उपलब्ध भी होना चाहिए। देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट। डिमांड और वांट्स में अलग अलग डिफरेंस होता है। वांट मतलब कोई चीज चाहना, भले ही आपके पास रिसोर्सेस ना हो, और डिमांड का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, खरीदने की इच्छा होना, और रिसोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध होना। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। अब डिमांड को कौन कौन सी चीजें अफेक्टेड करेंगी? भाई कोई भी चीज है, उस चीज की डिमांड किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो बहुत लॉजिकल चीज है। इकोनॉमिक्स को यदि आप लॉजिक से समझेंगे, आपकी लाइफ में आने वाली चीजों से रिलेट करके यदि आप समझते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगेगा। देखिए, डिमांड कब अफेक्ट होती है? अफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे हमारी डिमांड कम होती है और डिमांड हमारी बढ़ती है। पहला आता है यूटिलिटी। उस चीज की यूटिलिटी कितनी है, मतलब वो चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। यदि ज्यादा जरूरी है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और यदि ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसकी डिमांड हमारे लिए कम रहने वाली है। इनकम लेवल, यदि हमारे पास में पैसा ज्यादा है, इनकम हमारी अच्छी है, तो डिमांड ज्यादा होगी, और यदि हमारी इनकम कम है तो आपकी डिमांड कम रहने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी इसको अफेक्ट करेगी। जैसे गरीब व्यक्ति जो होते हैं उनकी डिमांड कम होती है, और अमीर जो होता है उसके पास पैसा होता है तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। प्राइस ऑफ द गुड्स, द प्राइस। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें, डिमांड में हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्राइस का और डिमांड का ये जो रिलेशन है, ये बिल्कुल नेगेटिव होता है। नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है नेगेटिव रिलेशन? देखिए, यदि प्राइस बढ़ेगा तो चीज को हम कम खरीदना पसंद करेंगे, और यदि प्राइस घटेगा तो उस चीज की डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे, जिसको लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। टेस्ट फैशन, दीज फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। यदि किसी चीज का टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, कोई चीज न्यू न्यू फैशन में आ रही है, उसकी डिमांड अच्छी होगी, और कोई चीज फैशन से जा रही है, मार्केट से जा रही है, उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस, यदि हमें लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है किसी भी चीज का, तो उसकी डिमांड अभी रिसेंटली ज्यादा हो जाएगी। और यदि हमें लगता है कि इसकी डिमांड, इसका प्राइस जो है ना फ्यूचर में बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो अभी उस चीज की डिमांड कम होगी, बट फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये कुछ हमारी डिमांड के फैक्टर्स थे। आगे आता है हमारा डिमांड शेड्यूल क्या होती है। देखिए, डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस। मतलब अलग अलग प्राइस में हम कितनी डिमांड कर पा रहे हैं, डिमांड की क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। जैसे मान लीजिए एक हमारा प्राइस हो गया, और यहाँ पर हमने रख ली डिमांड की क्वांटिटी। मान लीजिए 10 रुपए है, 10 रुपए में आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, सपोज करो। अब वो चीज आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? आप उसकी क्वांटिटी खरीद रहे हैं 5। अब जैसे ही उसका प्राइस मान लीजिए 10 से 12 रुपए हुआ, तो आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने लगे? 4। मान लीजिए प्राइस 20 हो गया, तो अब आप उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 2। तो ये जो अलग अलग रिलेशन है प्राइस का और डिमांड की क्वांटिटी, गुड्स की क्वांटिटी का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? डिमांड शेड्यूल। अब यहाँ पर ये दो तरह की डिमांड शेड्यूल होती है। एक होती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई पर्टिकुलर प्राइस से पर्टिकुलर क्वांटिटी को यदि आप कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। Individual demand schedule is related to an individual and express the quantity of goods demanded by an individual. कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की डिमांड को यदि हम शो करेंगे, उसके प्राइस और उसकी क्वांटिटी से रिलेट करेंगे, तो इसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब आती है मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू द वेरियस इंडिविजुअल डिमांड। अब मार्केट में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं। अब किसी एक व्यक्ति की डिमांड को यदि आप बता रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और एक से ज्यादा व्यक्तियों की डिमांड को बता रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 1, 2 और 3 लोगों के द्वारा अलग अलग प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी मांगी गई है। अब इन तीनों को यदि हम एक साथ बताते हैं तो उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड, और यदि तीनों को अलग अलग हम बताते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, कंसीडर
अ मार्केट वेयर जस्ट टू कंज्यूमर, यहाँ पर दो कंज्यूमर है, एंड सपोज देयर डिमांड फॉर द गुड्स आर गिवन, यहाँ पर डिमांड दी गई है उनकी। तो क्या क्या डिमांड दी गई है सुनिए, एक कंज्यूमर ये है, तो एक कंज्यूमर की डिमांड है, ये दूसरे कंज्यूमर की डिमांड है, मान लीजिए ए है और ये मिस्टर बी है। जब किसी चीज का प्राइस 1 रुपए होता है तो पहला मिस्टर ए 9 क्वांटिटी लेंगे, मिस्टर बी 24। 2 रुपए होता है तो मिस्टर ए 8 लेंगे और मिस्टर बी कितना लेंगे 20। इसी तरीके से प्राइस कहां तक चला जाता है 6 रुपए तक, और 6 रुपए तक इस प्रकार की हमारी डिमांड रहती है दोनों की। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, क्वेश्चन आपका 2022 और 2024 में आया था। कैलकुलेट द मार्केट डिमांड, हमें क्या निकालना है, मार्केट डिमांड निकालना है। और मार्केट डिमांड का मतलब क्या होता है, जितने भी लोगों ने डिमांड करी है उन सबको प्लस कर देना। तो यहाँ पर कितने लोगों ने डिमांड करी थी, एक ए ने करी थी और एक बी ने करी थी। तो एक कॉलम रहेगा हमारा पी, पी में हम लिखेंगे प्राइस। डिमांड 1 कितनी थी, ये हमने लिख दी है पूरी एज इट इज जैसी हमारी क्वेश्चन में दी गई थी। डिमांड बी एज इट इज हमने लिख दी है जैसी हमारे क्वेश्चन में दी गई थी। अब मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे ए और बी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे दोनों को। डिमांड 1 और डिमांड 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, मार्केट डिमांड। देखिए 9 + 24 हमने किया तो कितना आ गया 33। 8 + 20 किया तो कितना आ गया 28। इसी तरीके से 7 8 किया तो 25। ये इतना छोटा सा आंसर 2 मिनट में हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका, 2022 और 24 में आया था मार्केट डिमांड निकालने के लिए। तो क्लियर हो गया होगा ये। अब आता है हमारा डिमांड कर्व क्या होता है। तो देखिए डिमांड कर्व को हम समझते हैं। डिमांड कर्व, देखिए कर्व का मतलब क्या है, ग्राफ हो या कर्व हो या लाइन हो, जो ग्राफ के द्वारा जो चीज दर्शाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलेंगे या फिर कर्व बोलेंगे। तो डिमांड जिसको ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। ऐसा कर्व जिसमें डिमांड बताई जाती है उसको डिमांड कर्व कहा जाता है। It is a geographical representation of the demand schedule which show relation between price of the commodity। एक ऐसा डिमांड शेड्यूल या फिर एक ऐसा ग्राफ जहां पर हमें डिमांड को दर्शाया जाए। डिमांड की क्या दर्शाई जाए, यहाँ पर क्वांटिटी बताई जाए, किसके अनुसार बताई जाए, उसके प्राइस के अनुसार डिमांड की क्वांटिटी शो की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है। Q1 Q2 Q3 ये क्वांटिटी हो गई और P1 P2 और P3 हमारा प्राइस हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्राइस कितना रहने वाला है, 10 रुपए यहाँ पर प्राइस था। तो 10 रुपए में डिमांड कितनी हो गई, सपोज करिए ये 100 थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्राइस क्या हो गया, प्राइस आपका कम, प्राइस आपका यहाँ पर P2 आपका ये जो प्राइस है, तो यहाँ पर प्राइस आपका घट गया, 10 रुपए से आपका मान लीजिए 9 रुपए हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था जब प्राइस आपका कम होगा तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्राइस आपका 8 रुपए हो गया तो क्वांटिटी आपकी यहाँ पर बढ़ गई। जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होगा डिमांड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा ग्राफ जहां पर डिमांड का प्राइस और उसकी क्वांटिटी को शो किया जाता है, उस डायग्राम को, उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम याद रखना है। एक होता है हमारा प्राइस डिमांड होती है, जो प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बताए, नाम से समझ में आ रहा है। देखिए प्राइस डिमांड जिसमें प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में बदलाव होता है। द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड क्या होगी, जो इनकम और डिमांड की क्वांटिटी के बारे में बताए। क्रॉस डिमांड क्या होती है, जो प्राइस इनकम, क्रॉस डिमांड आपकी रहेगी जो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे से जो रिलेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्रॉस डिमांड। ज्वाइंट डिमांड, ऐसी ज्वाइंट डिमांड होती है जो इनकम प्राइस दोनों को बताए। ड्राइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड, ये डिमांड के नाम होते हैं, आपको याद रखना है। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने पढ़ ली है। आगे देखिएगा, अब आता है लॉ ऑफ डिमांड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बातों बातों में बता चुका हूं। चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशन। याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमांड कौन सा रिलेशन है, क्वालिटेटिव, सॉरी कौन सा है, क्वालिटेटिव। ये क्वालिटी को बताता है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये क्वालिटी को बता रहा है, क्वांटिटी को नहीं बताता है। बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। इसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स को किस नाम से जाना जाता है, नेगेटिव। तो डिमांड का और प्राइस का कौन सा रिलेशन रहेगा, इनवर्स रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन रहता है।
व्हेन प्राइस इंक्रीज, यदि प्राइस बढ़ेगा कैसे रहता है तो इसको डिटेल में बताया। व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, यदि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये कैसा स्टेटमेंट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहला डायग्राम क्या कहता है, आपका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी, और प्राइस यदि आपका घट रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। इसी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है कि लॉ ऑफ डिमांड की कौन कौन सी एजप्शंस है। अब इसकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, क्या क्या चीजें ये मानकर चलता है ना, क्या क्या ये मान्यताएं हैं, तो ये समझ लेते हैं हम। कौन कौन सी इसकी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम समझते हैं। देखिए पहला है नंबर वन, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कब लागू होगा, कौन कौन सी बातें रहेंगी जब लॉ ऑफ डिमांड को हम लागू कर सकते हैं। यदि वो बातें रहती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो होगा, और यदि ये बातें नहीं रहती हैं तो लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड के नियम कौन कौन से हैं उसी को हम बोलेंगे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नंबर वन, कंज्यूमर्स इनकम शुड बी कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम कैसी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यदि आपकी इनकम कम ज्यादा होगी तो लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड किसके बारे में बताता है, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन बताता है लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए इनकम हमेशा फिक्स रहना चाहिए, प्राइस कम ज्यादा हो तो क्वांटिटी भी कम ज्यादा होगी, उसको लॉ ऑफ डिमांड कहा जा सकता है। और यदि आपकी इनकम कम ज्यादा हो रही तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। सेकंड, कंज्यूमर टेस्ट और नेचर, कंज्यूमर का टेस्ट और नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि कंज्यूमर के टेस्ट और नेचर में परिवर्तन हो गया तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। थर्ड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड बी कांस्टेंट, और जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोई दूसरा जो सामान है, उसका प्राइस भी हमेशा फिक्स रहना चाहिए। मान लीजिए टी के प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, और कॉफी का प्राइस, मान लीजिए कॉफी लगभग महंगी होती है, चाय की कीमत मान लीजिए 5 रुपए, कॉफी की कीमत 10 रुपए है। अब चाय की कीमत आपने 10 रुपए कर दी, कॉफी की कीमत भी 10 रुपए ही है, तो लोग चाय नहीं पीना पसंद करेंगे, वो कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो गुड्स है उसके गुड्स का प्राइस भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। या फिर मान लीजिए कॉफी का प्राइस आपने कम कर दिया, तो उससे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। फोर्थ, देयर शुड बी नो सब्सटीट्यूट ऑफ द कमोडिटी। अब सबसे बहन चीज तो यह है कि उस चीज की कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए। यदि सब्सटीट्यूशन होगा, आप आपके प्राइस को बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर क्या, कस्टमर जो है वो किसी दूसरे प्राइस की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। फिफ्थ आता है पॉपुलेशन शुड बी कांस्टेंट, और पॉपुलेशन कैसे होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन दी सेंस इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं। अब बात आती है कि लॉ ऑफ डिमांड कहां कहां पर फॉलो नहीं होता है। तो देखिए नंबर वन, एक्सेप्शन, जिसको हम लिमिटेशन भी बोलते हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड को कहां कहां पर हम लागू नहीं कर सकते। नंबर वन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग गुड्स। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जो नशा वाली चीजें होती हैं, एल्कोहल या टोबैको, तंबाकू, एल्कोहल या लीकर जो होती है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार इंसान को जब इसकी लत लग जाती है तो भले ही प्राइस आपका बढ़ता रहे, इसकी डिमांड कम होने वाली नहीं होती है। दूसरा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कलेक्शन रेयर एंड लग्जरियस गुड्स। ऐसा सामान जो कि बहुत ही रेयर है या फिर लग्जरियस गुड्स है, लग्जरी सामान है, तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि लग्जरियस गुड्स है तो उसका प्राइस स्वाभाविक सी बात है बड़ा होगा, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करेगा। और ऐसी चीजें जहां पर सामान आपका बहुत ही कम है, रेयर चीजें है, रेयर गुड्स है, तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम नहीं करेगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वेरी स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स यदि हैं तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड को हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, जैसे कि राइस है, अब एक एक चावल में आप लॉ ऑफ डिमांड थोड़ी लगा सकते हैं। फोर्थ, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सटेंशन ऑफ सर्विस इफ द नंबर ऑफ टेलीफोन इज इंक्रीजिंग इन द टाउन। जैसे सर्विस के मामले में लॉ ऑफ डिमांड भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर बताया है इफ द नंबर ऑफ टेलीफोन इज इंक्रीजिंग इन द टाउन, मान लीजिए टेलीफोन के क्वांटिटी बढ़ रही है किसी भी टाउन में, देन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग टेलीफोन इन द सेम इंक्रीज एक्सटेंड। अब अपन देख रहे हैं कि टेलीफोन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर मोबाइल या टेलीफोन आपके बढ़ते ही चले जाएंगे, वहां पर कम नहीं होना है, चाहे भले ही उसका प्राइस बढ़ता चला जाए। तो ये कुछ उसके एक्सेप्शन थे और लिमिटेशंस थी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। देखिए इसमें हर एक कर्व जो है ना हमारी इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड ही होता है लगभग लगभग तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ डिमांड कर्व क्यों आता है। अच्छा, एक और हमने क्या देखा था, बजट लाइन भी डाउनवर्ड देखा।
इंडिफरेंस कर्व भी हमने डाउनवर्ड देखा, तो लॉ ऑफ डिमांड भी आपका डाउनवर्ड हो रहा है। क्यों होता है डाउनवर्ड? ये प्राइस है, ये प्राइस आपका क्या होगा? घटेगा। तो ये आपकी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्राइस घट रहा है, इसका मतलब प्राइस घटने के कारण ये कर्व आपका नीचे आएगा, और यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, इस कारण से ये कर्व आपका इस तरफ जाएगा। तो ऐसा कर्व कभी नहीं होगा, क्योंकि प्राइस घटने से क्वांटिटी उतनी थोड़ी रहेगी। मान लीजिए यदि ऐसा कर्व रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी जितनी थी उतनी रहेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राइस आपका जब जब घटेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो इस तरीके से आपका राइट वर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? राइट वर्ड। क्यों होते हैं इसके कारण देखिए, इट इज अ जनरल लॉ दैट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ये देखिए राइट की तरफ जाता है, लेफ्ट की तरफ कभी नहीं आता है। इट शो एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड, बिकॉज व्हेन प्राइस राइजेस, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता है तो प्राइस के बढ़ने के कारण क्या होता है? डिमांड फॉल्स, डिमांड आपकी घटती चली जाती है, और यदि प्राइस कम होता है तो डिमांड हमारी बढ़ती चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड का कर्व हमेशा डाउनवर्ड टू राइट की तरफ जाता है। फॉलोइंग आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। अब देखिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण से डिमांड कर्व हमारा नीचे की तरफ जाता है। तो नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने यूटिलिटी, इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अब उसमें क्या दिया है? मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब हमने बताया था एडिशनल यूनिट, या फिर कोई भी एडिशनल चीज, उसको यदि आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, तो उसके बढ़ने कम या कम करने से जो रिजल्ट कम या ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। तो डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी आपका डिमांड कर्व नीचे की तरफ जाता है। थर्ड, सेकंड, चेंजिंग इन द लेवल ऑफ द इनकम। इनकम के लेवल के चेंज होने के कारण भी आपका डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, यदि सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है तो भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड रहेगा। और डिफरेंट यूजेज ऑफ द गुड्स, यदि आप गुड्स का ज्यादा यूज करेंगे तो गुड्स की क्वांटिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो कुल मिला के इन द सेंस डाउनवर्ड कब होगा? जब क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। क्वांटिटी के बढ़ने के कारण, क्वांटिटी के इंक्रीज होने के कारण आपका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड रहेगा। और डाउनवर्ड क्यों रहेगा? प्राइस के कम होने के कारण। ये दो मेन इसके पॉइंट हैं, इन पॉइंट के कारण हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड रहता है, लेकिन राइटवर्ड की तरफ जाता है। अब आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द डिमांड, ये शायद हम पढ़ चुके हैं। डिमांड के कौन कौन से फैक्टर है जिससे कि हमारी डिमांड अफेक्टेड होती है, कम ज्यादा होती है? नंबर 1, किसी चीज का प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, इनकम लेवल, इनकम बढ़ेगी घटेगी तो डिमांड भी हमारी कम ज्यादा होती है, टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ना है। ये देखिएगा यहां पर आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। एक पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, एक्सटेंशन का मतलब भी बढ़ना होता है और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है। दोनों सेंस में हमारी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन किस कारण से बढ़ेगी इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए यदि प्राइस में फॉलिंग के कारण, यदि प्राइस आपका कम हो रहा है, प्राइस के कम होने के कारण यदि डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। और यदि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर से यदि आपकी डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड। बस ये पॉइंट आपने याद रख लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इनकी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कब होगा? यदि आपका प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और कोई और अदर फैक्टर के कारण यदि हमारी डिमांड बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व की बात करें तो इसमें तो डाउनवर्ड टू राइट की तरफ आता है, और इसमें डिमांड कर्व हमेशा क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। मान लीजिए अभी डिमांड कर्व ये है तो यहाँ पर अब डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण प्राइस नहीं होता, कोई दूसरी चीजें होती हैं। और इसका रीजन डिक्रीज इन प्राइस, इसका रीजन क्या होता है? इंक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, दूसरे फैक्टर के कारण डिमांड का बढ़ना। इसका मतलब मींस मोर डिमांड, ज्यादा डिमांड होना कम प्राइस में, और इसका मतलब ग्रेटर डिमांड एट सेम प्राइस, उसी प्राइस में ज्यादा डिमांड होना। अब उसी प्राइस में, सेम प्राइस में ज्यादा डिमांड कब होगी? जब आपकी इनकम बढ़ी हो, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो, या फिर ज्यादा उस चीज की जरूरत हो, तो उसी प्राइस में भी डिमांड हमारी बढ़ जाती है। द प्राइस इज द डिसाइडिंग एलिमेंट। इसमें डिसाइडिंग एलिमेंट कौन रहता है? प्राइस रहता है। और इसमें अदर एलिमेंट, जैसे प्राइस को छोड़कर दूसरे एलिमेंट इसमें डिसाइडिंग रहते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसका मतलब होता है डिमांड का घटना या फिर डिमांड का
कम होना। तो इसमें भी सेम पॉइंट है आपका, प्राइस के कारण यदि आपकी डिमांड कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और कोई और अदर फैक्टर के कारण यदि आपकी डिमांड कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ये दोनों डिफरेंस एक जैसे हैं, बस उसमें बढ़ रही थी डिमांड, यहाँ पर डिमांड आपकी कम हो रही है। यहाँ पर डिमांड कब होगी, जब आपका प्राइस बढ़ेगा, और कोई दूसरे फैक्टर के कारण यदि आपकी डिमांड कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब आता है आपका दूसरा टॉपिक, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट यदि आप समझ लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, लचीलापन। कोई भी चीज यदि कम ज्यादा हो रही है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। देखिए डिमांड में क्या हो रहा था, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की यदि हम बात करें, कौन सा, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड आपका कौन सा स्टेटमेंट था, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब ये क्वालिटी को बता रहा था, लेकिन यहां पर इलास्टिसिटी जो है ना, ये आपकी क्वांटिटी को बताती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बताएगा, आपका क्वांटिटी को बताती है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि यदि डिमांड प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, यदि 10% प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट कम हुई, या 10% प्राइस आपका घटा तो डिमांड कितने परसेंट आपकी बढ़ी। इसको परसेंटेज के तौर पर या क्वांटिटी में जो आपका चेंजेस बताया जाता है, उस चेंजेस को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड अ कमोडिटी डिवाइड बाय द परसेंटेज, मतलब कितनी आपकी क्वांटिटी बदल रही है प्राइस के चेंज होने के कारण। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ऊपर हमेशा क्वांटिटी रहेगी और नीचे आपका क्या रहेगा, प्राइस। यदि प्राइस में बदलाव होने के कारण डिमांड में कितनी क्वांटिटी में चेंजेस आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी है, मेजरमेंट करने की अलग अलग मेथड है। इन मेथड्स के नाम आप याद रखेंगे, टोटल आउटपुट मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, पॉइंट मेथड, और एक होती है आपकी आर्क मेथड। अब यहाँ पर देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड का कम ज्यादा होना, लेकिन उसमें एक क्वांटिटी के माध्यम से बताया जाता है। अब इसके कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, फैक्टर का मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस कारण से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कम ज्यादा होती है। तो देखिए इलास्टिसिटी के कौन कौन से ऐसे कारण रहेंगे, तो हम वो कारण देख लेते हैं। पहला, नेचर ऑफ द कमोडिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर। कोई भी सामान है, उस सामान के नेचर पर भी डिपेंड करेगी कि वो डिमांड उसकी कितनी कम और ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा सामान है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा दिनों तक वो टिकेगा तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, और ऐसा सामान जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम है तो उसकी डिमांड स्वाभाविक सी बात है कम ही रहेगी। सेकंड आता है कंज्यूमर की इनकम। यदि इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी आपकी बढ़ेगी, तो उस कारण से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉस्टली गुड्स हैव हाई इलास्टिसिटी, याद रखेंगे, जो कॉस्टली सामान होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या रहेगी, हाई रहती है। हैबिट्स, हैबिट्स की बात करें, विच हैव बीन बिकम द हैबिचुअल नेसेसरी। अब ऐसी चीजें जो कि हैबिचुअल है हमारे हैबिट्स में, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है ना हमेशा लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पर इलास्टिसिटी क्या रहेगी, हमारी कम रहेगी। प्राइस भले ही कितना बढ़ता जाए या कम हो जाए, उतनी डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी। देखिए हाई इलास्टिसिटी का मतलब है, हाई इलास्टिसिटी का आपका मतलब होगा डिमांड का ज्यादा चेंज होना, ज्यादा चेंज हो रही है डिमांड, है ना। और लो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा, डिमांड का कम चेंज होना, ये आप याद रखेंगे। टाइम पीरियड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। समय समय पर, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारी डिमांड चेंज होती जाती है, उसको हम बोलेंगे टाइम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग डिग्री है, इन डिग्री को हम ध्यान से समझते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपकी सेकंड यूनिट फिनिश हो जाएगी। पार्ट 1 में आपको पहले डाल चुका हूं वीडियो, ये पार्ट 2 की वीडियो है। पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझते हैं इसको हम। देखिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब ना के बराबर आपका प्राइस बढ़ा हो या फिर घटा हो, बढ़ा हो या बढ़ा ही ना हो, या फिर ना के बराबर आपका प्राइस बढ़ा हो। तो जरा से प्राइस के बढ़ने के कारण डिमांड आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिमांड में चेंजेस आ जाता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इन्फिनिट चेंजेस
जरा सा प्राइस आपका बढ़ा, उस कारण से डिमांड जो है ना आपकी बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है या बढ़ जाती है, कुछ भी एक कारण अपन ले सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन दिस कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर डिमांड का जो कर्व है आपका ये पैरेलल रहता है, पैरेलल मतलब एकदम सीधा रहता है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आई, प्राइस तो उतना ही है, तो लेकिन डिमांड की क्वांटिटी देखिए आपकी क्यू से Q2 हो गई, मतलब डिमांड की क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। प्राइस जरा सा चेंज हुआ होगा, जरा सा कम हुआ होगा, उस कारण से आपकी डिमांड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा देखिए, अभी हमने क्या देखा, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब क्या समझाया था आपको, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना। तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस का कम इफेक्ट है, प्राइस बहुत ही कम क्वांटिटी में, स्मॉल यूनिट में चेंजेस हुआ था प्राइस में, लेकिन डिमांड की क्वांटिटी में ज्यादा चेंजेस आ गए, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। अब इनइलास्टिक का मतलब, यहाँ पर डिमांड में चेंजेस ही नहीं आना। इलास्टिक का मतलब चेंजेस आना, और इनइलास्टिक का मतलब चेंजेस नहीं आना। तो देखिए यहाँ पर व्हेन चेंज इन द प्राइस, यदि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर देखिए प्राइस आपका P था, P से P1 हुआ या P2 हुआ, लेकिन डिमांड पर आपका कोई भी फर्क समझ में नहीं आया, क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया यहाँ पर समझ में, ना तो बड़ी है ना फिर कम हुई है, इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। और हमेशा जो सीधा डंडा जो रहेगा, सीधा जो कर्व रहेगा, ये आपका इनइलास्टिक में होगा, और इस प्रकार का जो प्राइस का जो लाइन जो रहेगी, ये आपकी इलास्टिक में रहेगी, ध्यान रखें, ये इलास्टिक में रहेगी, और ये जो रहेगी आपकी, ये इनइलास्टिक में रहेगी। इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ, डिमांड में कोई चेंजेस ना होना, और इलास्टिक में क्या मतलब होगा, डिमांड में चेंजेस हो जाना। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इनइलास्टिक और इलास्टिक। तो देखिए यहाँ पर ये आपका था इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा था, ये तो अलग डायग्राम है, इसको कैंसिल करते हैं हम, पूरा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इनइलास्टिक डिमांड है, तो यहाँ पर डिमांड कर्व आपका बिल्कुल क्वांटिटी डिमांड के सेम है, प्राइस में थोड़ा प्राइस में चेंजेस आया था, उस कारण से हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और परफेक्टली इलास्टिक का क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्राइस लाइन ये रहेगी, लेकिन डिमांड की क्वांटिटी आपकी इस तरीके से बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब आता है हमारा एक और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब ये यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी विच इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल रहती है। मतलब ये हुआ कि इन द यूनिट इलास्टिक डिमांड प्रेजेंट परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस सिमिलर परसेंट चेंज इन द डिमांड। मतलब कि जितना डिमांड में चेंजेस आ रहा है, जितना डिमांड में चेंजेस आ रहा है, उतना ही प्राइस में चेंजेस आएगा, है ना। जितना प्राइस में चेंजेस है उतना ही डिमांड में चेंजेस है, या फिर जितना डिमांड में चेंजेस है उतना ही हमारा प्राइस में चेंजेस रहेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब यहाँ पर डिमांड की क्वांटिटी में चेंजेस और प्राइस की क्वांटिटी में चेंजेस इक्वल इक्वल रहता है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी। यहाँ पर देखिए ये आपका प्राइस था, सपोज करिए 10 रुपए था, 10 रुपए से कितना हुआ, 20 रुपए। ये क्वांटिटी थी 100, 100 से हो गई मान लीजिए 150, बट इसमें रेशो जो है ना दोनों का लगभग लगभग सेम होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 200 करना पड़ेगा। तो जितना अब आपका प्राइस बढ़ा, ये जितना आपका प्राइस बढ़ा, उतनी आपकी क्वांटिटी भी, जितना प्राइस आपका कम हुआ, सॉरी, प्राइस आपका कम हुआ तो क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, उतनी बढ़ गई है। तो जितना डिमांड में, जितना प्राइस में चेंजेस आएगा, उतना ही आपकी क्वांटिटी में भी चेंजेस आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इज अ डिमांड कर्व दैट हैज कांस्टेंट इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रहती है एट ऑल पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट पर डिमांड आपकी कैसी रहती है, एकदम बिल्कुल इक्वल इक्वल रहती है। लेकिन दिस मीन्स दैट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो यहाँ पर जितनी परसेंटेज डिमांड में चेंजेस हो रही है, उतनी परसेंटेज आपकी क्वांटिटी में या प्राइस में चेंजेस होगी। इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। इस प्रकार से ऐसा रहता है। तो ये जो जितने भी आपके पॉइंट आते हैं, ये जो पॉइंट आते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, इधर का जो सिस्टम रहेगा पूरा का पूरा, उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अब आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये सबसे लास्ट स्लाइड है। लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस रहता है, तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
कुछ नहीं, केवल एक डिफरेंस रहता है। नंबर वन, ये क्वालिटेटिव टर्म को बताता है कि यदि डिमांड प्राइस आपका बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड आपकी बढ़ेगी। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो क्वांटिटेटिव टर्म होता है, ये क्वांटिटी में बताता है कि कितने परसेंट बढ़ रही है या फिर कितने परसेंट कम हो रही है। बस इतना सा डिफरेंस था। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट शो द रेशो, ये रेशो नहीं बताता और ये रेशो को बताता है। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द इनवर्स रिलेशन प्राइस एंड डिमांड, ये प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन बताता है, इनवर्स। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड ड्यू टू द प्राइस, ये बताता है, ये रिलेशन नहीं बताता, ये बताएगा कि प्राइस में इतना चेंज हुआ है और उसके कारण डिमांड में इतना चेंजेस आ गया, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आप इसका अच्छे से रिवीजन करते हैं, बढ़िया आप यदि देखते हैं, तो 15 नंबर की ये हमारी यूनिट रहेगी, 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।